नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रताप आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है ज्योग्राफी से ही संबंधित है। इससे पहले मैंने एक पार्ट किया था और आपने देखा भी होगा। कोशिश थी कि ठीक तरीके से बताया जाए, चीज़ें बहुत बढ़िया कवर हों। उसके बाद आज दूसरा टॉपिक है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपको बहुत डिटेल में अगर पढ़ना हो, इस पे तो ऑनलाइनर आते रहेगा। अगर बहुत डिटेल में पढ़ना और बहुत ज़्यादा डीप समझना है और अगर कभी मन आप बनाएं लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस और आईएएस स्तर तक की तैयारी करने की कोशिश करें तो एक बार दिल्ली आईएएस सीतापुर यूट्यूब चैनल को आप जरूर देखिएगा। उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये सब तो फिर और अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी ये वाला ऑनलाइनर जो आता है ये यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। अब समझिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा ये होती क्या है और इनको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनके लाभ क्या हैं, इनके हानि क्या है। थोड़ा अगर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो हम बेहतर उसको याद रख पाएंगे। अब देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो बहुउद्देशीय, बहु मतलब बहुत सारी, बहु मीन्स बहुत सारी, बहुत सारे, जो बहुत सारे ऐसी नदियां जिन पर बने बांध जो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करें। जैसे नदियों पर हमने डैम बनाया, बांध बनाया, तो उन बांध के बनने के बाद ऐसा होता है कि कुछ एरिया जैसे हैं जहां पर इरिगेशन की सुविधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो वहां से हमने नदी और नदी के माध्यम से नहर निकाल करके एक तो सिंचाई का काम इस माध्यम से हुआ। दूसरा ये है कि इस पे ऊंचाई से, क्योंकि डैम बहुत ऊंचा बनता है, तो इस ऊंचाई से पानी गिराना और पानी टरबाइन के थ्रू वो बिजली बनाने का काम होगा। तो दूसरा इस प्रकार से भी लक्ष्य पूरा होता है कि बिजली भी उत्पादन इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से होती है। तीसरा एक और होता है कि अब इतना बड़ा जल स्तर है, यहाँ पर अपार भंडार हो जाता है जल का, तो यहीं पर ये होता है कि मछली पालन, मत्स्य एक प्रकार की कृषि भी मानी जाती है, जलीय कृषि, तो मछली पालन भी यहाँ हो गया। तो तीन उद्देश्य पूरे हो गए। चौथा ये इसका काम है कि जैसे मान लीजिए तीन हो गए, बहुत ऊंचाई पर डैम बन रहा है, ये सब उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, तो एक दृश्य बड़ा मनोरम बनता है। तो वहां पर ये किया, फिर कुछ बोट चला दी गई, नावें चला दी गई। अच्छा, नाव चल रही हैं, मछली पली हैं, बिजली बन रही है और नदी के माध्यम से सिंचाई जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। जब आकर्षण का केंद्र बनेगा तो वहां एक पर्यटन जो टूरिज्म होता है वो भी आकर्षित होगा, तो टूरिज्म भी वहां पर आकर्षित होगा या जो पर्यटक हैं वहां जाएंगे। जब पर्यटक जाएंगे तो राजकोष में इनकम भी उससे बढ़ेगी, वो भी उसका लाभ है। मछली के पालन से भी लाभ है, बिजली के उत्पादन से भी लाभ है, और वैसी कृषि जहां पर जल संबंधी या सिंचाई संबंधी जो सुविधा नहीं थी, जिसके अभाव में जो हमारी क्रॉप्स थी, फसलें थी, वो नहीं हो पाती थी, पानी वहां तक पहुंचने से जो उत्पादन रेट है वो भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से देखें कि आर्थिक तौर पर बहुत ही उस क्षेत्र में सशक्तिकरण आता है। अच्छा, ये तो मेन इसके जो हमने लाभ बताए और जिनकी वजह से बनाया जाता है। न चाहते हुए भी बहुत सारे लाभ हो जाते हैं जिसके लिए नहीं बनाया जाता है। दूसरी तरफ देखें कि जब हम यहाँ पर डैम बनाएंगे तो आप जाहिर सी बात है बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा। तो यहाँ पर दो प्रकार के जो फैक्टर हैं वो नजर आते हैं, एक तो पॉजिटिव रूप में, एक तो निगेटिव रूप में। पहले हम चर्चा करते हैं पॉजिटिव रूप में। पॉजिटिव अगर देखें तो ऐसा होता है कि जो एक बड़ी जलराशि है, इससे ये होगा, एक बड़ा लंबा रिसोर्स है वाटर का, तो यहाँ पर वाटर रिचार्ज होगा। वाटर रिचार्ज मतलब ये होता है कि जो जल स्तर है वो भी बढ़ेगा।
जल स्तर भी बढ़ेगा। तो एक तो ये लाभ हुआ कि जल स्तर बढ़ेगा। दूसरी बात करें, जो न चाहते हुए लाभ होते हैं कि वहां पर आसपास देखेंगे तो वनस्पतियों का भी विकास होगा, क्योंकि आसपास पानी है। तीसरी बात देखें तो ये देखेंगे कि वहां पर जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी, उसका भी, जलीय बायोडायवर्सिटी, उसका भी विकास होगा। तो इस प्रकार के लाभ। और आपको ये पता ही होगा, ऐसे क्षेत्र जब दलदल हो जाते हैं वहां पर मीथेन जैसी गैस बहुत ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, निगेटिव एस्पेक्ट में देखें तो सबसे बड़ा कहाँ आप ये कह सकते हो कि ये जो डैम बने हैं, अगर बाढ़ और इनके में भराव हो, अगर ये कहीं बांध तोड़ते हैं तो एक बड़ा जनधन इससे प्रभावित हो जाता है, बाढ़ से प्रभावित होता है। जैसे आपने देखा था केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम देखा था, तो वहां पर एक ये भी कारण था बाढ़ आने का कि वहां की डैम, बांध, जो झील थी, वो बांध था, वो भी टूटा था। तो एक बड़ा ये जो लॉस होता है जनधन का, और एक लंबे समय तक के लिए जो फर्टाइल एरिया है, उपजाऊ भूमि है, वो जल से एकदम डूबी रहती है। तो वहां पे एक बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान अगर देखें, जब हम डैम बनाते हैं तो एक बड़े एरिया को ऑक्युपाई करते हैं, अधिग्रहण होता है जमीन का। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन घटता है उस क्षेत्र का, यानी उत्पादन जो है वहाँ कम होता है। एरिया, लोगों के खेत जो हैं वो डैम में आ जाते हैं, तो ये भी एक नुकसान होता है। तो ये देखें कि बड़े बड़े इस प्रकार से नुकसानों को देखा जा सकता है। और वहाँ पर बाढ़ जैसी समस्याएं, जिनके माध्यम से आपको हमने बताया कि लोगों का जीवन स्तर गिरने की संभावना रहती है, इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा विरोध होता रहता है कि यहाँ पर डैम ना बनाया जाए, ऐसी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड जो हमें इन चीज़ों को समझने में मदद करेगा। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, देखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रामसर साइट्स होते हैं। रामसर साइट्स मतलब होता है दलदल क्षेत्र, और दलदल क्षेत्र वाटर रिचार्ज के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो उनका ये जितने भी डैम हैं ये बड़ा रोल अदा करते हैं। अब ये अगर समझने की कोशिश करेंगे तो और आसान हो जाएगा जो मैंने कंसेप्ट दिया। अब देखिएगा, तो बहुत सारी नदी, पहले हमने लिखा है परियोजना का नाम, उसके बाद नदी, उसके बाद लाभान्वित राज्य। अब देखिए, पहला है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नागल परियोजना सबसे ऊंचा भी है, ये नदी पर बना है, सतलज नदी बना है। और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य और थोड़ा सा राजस्थान का पोर्शन इससे लाभान्वित होते हैं। उसके बाद में मैंने लिखा कि दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के ऊपर बना हुआ है। इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है, ये राज्य से लाभान्वित होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड जो बना हुआ है ये महानदी के ऊपर बना है, ये महानदी के ऊपर बना है, और ये महानदी जहां बना है वो राज्य उड़ीसा पड़ता है। उसके बाद में लिखा हुआ है चंबल परियोजना। तो चंबल जो परियोजना है ये चंबल नदी के ऊपर बनी हुई परियोजना है, डैम बना हुआ है, और ये राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, तो अधिकांश पोर्शन जो है राजस्थान का, और कुछ पोर्शन यहाँ पर आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश का मिलेगा। फिर एक परियोजना का नाम है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी के ऊपर बना है, और ये पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, आपको मिलेगा। उसके बाद में लिखा हमने है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ बांध है, और ये दक्षिण भारत में आपको मिल जाएगा। तेलंगाना है, जैसे तेलंगाना मिलेगा, और तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटक में मिल जाएगा। अब देखिए नागार्जुन सागर परियोजना, जो नागार्जुन सागर है, नाग और अर्जुन, कृष्ण, तो कृष्णा नदी आ जाएगा। नाग अर्जुन जहां इनका संबंध होगा, कृष्णा नदी। तो नाग पर पैर रख दिया था, आपने कभी सुना होगा, बॉल चली गई थी। तो जैसे कोई कहते आंध्र प्रदेश, जैसे आदमी न देख पाए, और वहां पर ऐसी स्थिति है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आता है। ये दो, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश।
अब देखेंगे कि कोसी परियोजना जो बनी हुई है कोसी नदी, और कोसी नदी तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा फेमस है, ये बिहार में नदी है और बिहार का शोक माना जाता है। और हमेशा हर बार ये है कि इससे आने वाली जो क्या नाम आपदा है ये बहुत ही बिहार को पीछे ढकेल देती है। अब देखिएगा कहीं कहीं बाढ़ जैसी समस्याएं होती हैं, तो बाढ़ है जहां पे स्लोप की वजह से बाढ़ आता है और नालियों के जाम की वजह से बाढ़ आता है। और वही अधिकांश राज्यों में देखेंगे बाढ़ भी है और सूखा भी है। तो जाहिर सी बात है अगर वहां पर मृदा ऐसी संरचना मृदा की है या ऊंचाई इस प्रकार की है, पानी बहता हुआ सारा चला जाता है। यदि वनस्पतियां वहां पर हों, यदि वनस्पतियां वहां पर अधिक हों या स्लोप कम हो, तो ऐसा होता है कि वाटर लेवल रिचार्ज होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। पानी की स्पीड तेज है, पानी नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंच जाता है, रुकता नहीं, ठहराव नहीं और जल स्तर रिचार्ज नहीं आता है, तो एक समय बाद सूखे जैसी भी समस्या है। तो दोहरी समस्या है, इसीलिए कहा गया कि नदी जोड़ो, नदियों आपस में जोड़ करके ऐसे जगह जल पहुंचाने की बात करी जा रही है जिस माध्यम से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई नहीं हो पाती है जल के अभाव से, और फसलों और उत्पादन नहीं हो पाता है जल के अभाव से, तो उनको मेंटेन किया जाए। इसीलिए एक बात चली कि जो नदी जोड़ो परियोजना है इससे कई लाभ होते हैं। एक तो उन क्षेत्रों में जहां पर पानी नहीं पहुंचता है वहां पर सिंचाई हो जाएगी। दूसरी बात यह है जो नदियां जिनसे बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती हैं वो बाढ़ को भी नियंत्रित किया जा सकता है उसके जल को मैनेजमेंट करके। तो दोहरे लाभ से हम लाभान्वित हो सकते हैं। एक तरफ जल से होने वाली बाढ़ उसको नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरा ये है उसी पानी को हम आगे बढ़ाकर उन क्षेत्रों में ले जाएंगे, उनसे इरिगेशन सिंचाई करेंगे जिन क्षेत्रों में जल की कमी थी या वहां पर ऐसी संभावनाएं नहीं बनती थी जिनकी वजह से फसलों का उत्पादन नहीं होता था। अब देखिएगा कोसी से बिहार बहुत पीछे हो जाता है क्योंकि हर बार आता है। अब न्यूज में बहुत ही ये बरसात के समय में ये हेडिंग हमेशा आपको न्यूज में जो है आएगी नजर कि बिहार किस प्रकार से प्रभावित होता जाता है। फरक्का परियोजना, तो फरक्का परियोजना देखेंगे गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल, तो गंगा भागीरथी जो नदियां हैं गंगा भागीरथी उन्हीं पे बना ये फरक्का बांध, और इससे जो प्रभावित या लाभान्वित जो राज्य है ये पश्चिम बंगाल है। उसके बाद देखेंगे कि काकरा पारा परियोजना, जो काकरा पारा परियोजना है ये आपको ताप्ती नदी के किनारे मिलेगा। अब ताप्ती नदी पर बना हुआ बांध है और ताप्ती नदी जानते हैं गुजरात में है, तो गुजरात में पड़ जाएगा। अब देखिए एक तवा परियोजना लिखा हुआ है, तो ये तवा परियोजना जो है तवा नदी ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी। जो तवा नदी है ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। अब वहीं ये डैम आपको मिलेगा। उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी है और ये उकाई परियोजना कहाँ पे है, ये गुजरात में है। तो इस प्रकार से आपने देखा परियोजनाओं के क्या क्या नाम है, उसके साथ आपने देखा किस नदी पर बना हुआ है, उसके बाद आपने देखा कौन कौन ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जो उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो जहां दो पक्ष आपने देखा, जहां पर एक बड़ा नुकसान है वहां पर फायदे हैं। अगर ज्यादा फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। और दूसरा जो कदम है एनवायरनमेंट वाला बड़ा अच्छा सिस्टम है कि ये नदी जोड़ो परियोजना इन पर कार्य चल रहा है, और अगर इन पर कार्य अच्छे तरीके से हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जहां पर बाढ़ को हम कम कर सकते हैं वहीं पर प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने कुछ परियोजना के नाम आपने देखा, और अभी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो सेकंड पार्ट या सेकंड वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इतना मैं करा दूंगा कि इससे रिलेटेड अगर कहीं भी वनडे एग्जाम कोई भी हो, और यहाँ तक कि अगर कोई भी लो वगैरह होते हैं पीसीएस में हालांकि आते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के, तो अगर वहां पर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने एक दो बार देख लिया है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर ईमानदारी से आपने इसको देखा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद में वो कंप्लीट करेंगे। बहुत धन्यवाद।